मेंटल हेल्थ कवरेज क्या है, अगर आसान भाषा में आप समझा सकें? देखिए, बहुत सिंपल है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मेंटल हेल्थ के अराउंड काफी अवेयरनेस है। मतलब पहले जो लोग बात करने से डरते थे, अक्यूट डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, स्ट्रेस एक्सेट्रा। सो ट्रेडिशनली पहले क्या होता था कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई मेंटल डिसऑर्डर डिटेक्ट होता है, उसके लिए अगर उसको कोई हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होती थी, तो आज से कुछ साल पहले तक वो क्लेम्स डिनाई हो जाते थे, वो एडमिसिबल नहीं होते थे इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा। देन एक चेंज आया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017, जो कि नोटिफाई हुआ था 2018 में। उसके अंडर बहुत क्लियरली ये स्पेसिफाई किया गया कि आप मेंटल इलनेस को सेम ट्रीट करेंगे जस्ट लाइक एज अ फिजिकल इलनेस। तो एस्टीम्ड रेगुलेटर आईआरडीए के द्वारा भी एक नोटिफिकेशन इशू हुए टू ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने पॉलिसी ले रखी है और अगर मतलब आगे चल के अगर उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन की नीड पड़ती है ड्यू टू दैट मेंटल डिसऑर्डर, तो वो उसको जस्ट लाइक जैसे फिजिकल इलनेस को कवर करते हैं, उसको क्लेम को एडमिसिबल करते हैं, उसी तरीके से मेंटल इलनेस से रिलेटेड अगर कोई क्लेम होगा तो उसको भी एडमिसिबल किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली क्लेम पे किया जाएगा। सो मेंटल हेल्थ कवरेज बहुत आसान भाषा में ये है कि आपकी पॉलिसी में अगर कोई मान लीजिए अगर आपको मेंटल इलनेस या डिटेक्ट होती है, मेंटल डिसऑर्डर डिटेक्ट होता है, उसके अगेंस्ट अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम लेना पड़े तो वो आपको मिलेगा। तो क्या आज के समय में रिटेल हेल्थ पॉलिसी और ग्रुप हेल्थ पॉलिसीज़, जैसे कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ पॉलिसी देते हैं, इन दोनों में मेंटल हेल्थ से जुड़ी इलनेस कवर होती है? देखिए, जो जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूंगा रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप अपने लिए पर्सनली खरीदते हैं, तो सब में अब ये आईआरडीए की तरफ से मैंडेटरी है, इनफैक्ट लास्ट ईयर से ही, कि अगर आपकी पॉलिसी में क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है बट तो आपको मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस से रिलेटेड कोई भी कवरेज है तो वो आपको मिलेगी। इंश्योरर उस बेसिस पे क्लेम डिनाई नहीं कर सकता। अगर आपकी पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है और बाद में आपको कोई मेंटल इलनेस डिटेक्ट हुई है और अगर आप क्लेम लेने जा रहे हैं, तो उस केस में इंश्योरर कैन नॉट डिनाई अ क्लेम एक्सेप्ट फॉर, जैसे मेंटल इलनेस में भी एक डेफिनेशन अलग से रखी गई है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन को अलग रखा गया है फ्रॉम अ मेंटल इलनेस की लिस्ट से। सो एक्सेप्ट फॉर दैट, अगर आप कोई क्लेम लेने जा रहे हैं, चाहे आपकी पुरानी पॉलिसी चल रही है, मान लीजिए कोई भी नॉर्मल साधारण पॉलिसीज आपकी चल रही हैं पहले की, अगर आप वो रिन्यू हो गई हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हो गई होंगी, तो वहां पे आपको मेंटल इलनेस से रिलेटेड कवर मिलेगा। अगर हमारी हेल्थ इंश्योरेंस में मेंटल इलनेस जैसे कवर मिलते हैं, तो क्या इससे हमारे प्रीमियम पर भी कोई असर होता है? तो अच्छी बात यह है कि इसमें प्रीमियम का कोई रोल नहीं है, चाहे आप लेट्स से 5,000 की पॉलिसी लें या 50,000 की पॉलिसी लें या 1 लाख के प्रीमियम की पॉलिसी लें। सिंपल भाषा में अगर समझें तो इसमें कहा गया है कि आप जैसे फिजिकल इलनेस को ट्रीट करते हैं वैसे ही आपको मेंटल इलनेस को भी उसी बराबर दर्जा देना होगा। तो अगर आपकी लेट्स से कोई भी प्रीमियम की, कम प्रीमियम की भी पॉलिसी है, जो आपको पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस फिजिकल इलनेस के लिए एप्लीकेबल है, वही सेम आपके मेंटल इलनेस के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, अगर मेरा एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम में ले सकता हूं, एक मान लीजिए 10,000 की पॉलिसी में, किसी अगर मेरे को कोई कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो सिमिलरली सिंगल प्राइवेट एसी रूम में ले सकता हूं फॉर मेंटल इलनेस ऑल्सो। एंड सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं कोई भी कैटेगरी ऑफ रूम ले सकता हूं, अगर मैं कोई अच्छी और थोड़ी फीचर लोडेड पॉलिसी लूं जो कि 25-30 हजार की आएगी फॉर एग्जांपल, तो सेम applicable होंगी limits to the mental illness coverage also unless specified by the insurer। जैसे मान लीजिए किसी किसी केस में क्या होता है, कैटरैक्ट की लिमिट होती है। एग्जांपल आपने देखा होगा कई पॉलिसीज में होता है कि भाई हम कैटरैक्ट का 50,000 देंगे या 70,000 देंगे या लेट्स से 1 लाख देंगे। मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज में मेंटल इलनेस से रिलेटेड ऐसी कोई लिमिट्स नहीं होती हैं, बट फिर भी what we recommend to the customers is कि आप एक बार अपनी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर समझ लें। और अगर आप मान लीजिए या तो कस्टमर खुद या फिर हो सकता है कि उनके कोई गार्जियन या कोई रिलेटिव हो, वो इंश्योरेंस कंपनी से जरूर चेक कर लें कि अगर हम इस तरह का क्लेम लेने जाएंगे तो क्या कोई लिमिटेशंस तो नहीं है। एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, मेंटल इलनेस कई तरह के होते हैं और उनके ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो भी अलग अलग होते हैं। तो अगर हमारी किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंटल इलनेस कवर है, तो किस किस तरह के खर्चे इसमें कवर होंगे? देखिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ और इसके ट्रीटमेंट और इसके क्लेम से रिलेटेड अभी भी काफी चीजें उभर के आ रही हैं, अभी भी इवॉल्व हो रही हैं, इट्स नॉट वेरी क्लियर कट।
जो एक्ट कहता है, जो रेगुलेशंस IRDA की कहती हैं, वो ये कहती हैं अगर आपका इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है, जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, हॉस्पिटल का ऑब्वियसली सबसे पहले तो रूम का खर्चा हुआ, या उससे रिलेटेड डॉक्टर्स का खर्चा हुआ, कोई मेडिकल टेस्ट हुए, अगर आपकी थेरेपी चल रही है, कोई मेडिसिन हुई, तो ये सारी चीजें आपकी कवर होंगी, ठीक है ना। जैसे आपका प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर होता है जनरली पॉलिसीज में, 60 days बिफोर दी कोई ट्रीटमेंट एंड 180 days आफ्टर द हॉस्पिटलाइजेशन, राइट। सो ये चीजें आपकी कवर होंगी। तो टिपिकली अगर एक सिंपल भाषा में समझ सकें तो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है, जहां मिनिमम 24 घंटे के लिए भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में, तो वो खर्चा डेफिनेटली कवर होता है, राइट। दैट इज वन थिंग। दूसरी जो एस्पेक्ट है, क्योंकि हो सकता है कि मेंटल इलनेस से रिलेटेड जो पेशेंट्स हों, जरूरी नहीं है कि वो हर बारी आपका हॉस्पिटलाइजेशन ही हो। तो उसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओपीडी का कवरेज। तो ओपीडी का कवरेज डिपेंडिंग ऑन प्लान टू प्लान, अगर आपने ऑलरेडी एक ऐसा प्लान ले रखा है जिसमें ओपीडी कवरेज आपको मिलती है तो कवर होता है। एंड ज्यादातर आई थिंक पेशेंट्स यहाँ थोड़ा सा या कस्टमर्स आई वुड से कि मिस आउट करते हैं कि भाई हम इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए तो कवर ले लेते हैं, बट ज्यादातर हो सकता है कि भाई मेरे को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना हो, बट मेरा जो रेगुलर डॉक्टर कंसल्टेशन है, एक मेरा टेस्ट है, जो मेरी दवाइयां हैं, उनका खर्चा तो मैं ऑन डेली बेसिस या ऑन मंथली और वीकली बेसिस में करता ही जा रहा हूँ। तो उसके लिए ओपीडी कवर लेना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली मेंटल इलनेस के केस में, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मेरा ज्यादातर खर्चा साइकियाट्रिस्ट से मिलने में हो, ज्यादा खर्चा मेरा दवाइयां जो मेरी आ रही हैं उनसे हो। तो आई थिंक ओपीडी एक ऐसा चीज है जहाँ पे कस्टमर को जब इंश्योरेंस प्लान्स खरीद रहे हैं उसको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए कि भाई मैं ओपीडी प्लान्स वाले प्लान्स ही प्रेफर करूं। जब हम मेडिकल इंश्योरेंस खरीद रहे होते हैं तो हमें उसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, और मेंटल इलनेस से जुड़ी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन को समझना शायद थोड़ा और मुश्किल हो। तो अगर आप ये समझा सकें कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी जो पॉलिसी है उसे लेते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल सा इसका जवाब है कपिल जी। देखिए, आप कोई भी पॉलिसी जो आप एक रिटेल पॉलिसी खरीद रहे हैं, पर्सनल अपने लिए पॉलिसी खरीद रहे हैं, उसमें सभी में मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट कवर होता है। इसके लिए कोई अलग से पॉलिसी नहीं है। बट हाँ, जरूरी ये है कि आप जब फिट एंड फाइन होते हैं, जनरली क्या होता है कि जब लोग थोड़े से ओल्ड होने लगते हैं या फिर मान लीजिए ऑलरेडी कोई बीमारी शरीर में आ जाती है, तब हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के बारे में सोचते हैं। जबकि होना उल्टा चाहिए, जब आप फिट एंड फाइन होते हैं एकदम, तब आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। तो आई थिंक सबसे पहला तो चीज है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जितना जल्दी हो सके उतना खरीदें, ताकि मतलब कल को आगे जाके कोई बॉडी में बीमारी आए या कुछ आए तो आप हमेशा कवर्ड हो। दैट इज वन। दूसरा आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक एडिक्वेट कवरेज खरीदें। बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, बट मान लीजिए 2 लाख की पॉलिसी खरीद लेते हैं या 3 लाख की खरीद लेते हैं, जो कि अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रहते हैं और अगर आपके मान लीजिए हस्बैंड है या वाइफ है या फिर बच्चे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इनएडिक्वेट सम इंश्योर्ड है। तो व्हाट वी ऑलवेज रिकमेंड इज कि आप एक सही सम इंश्योर्ड जरूर खरीदें। कम से कम 10 लाख रुपए पर मेंबर का सम इंश्योर्ड खरीदें, ताकि कोई भी इंसिडेंट हो तो पूरी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे, आपको अपने पॉकेट से पैसे ना देने पड़े या कम से कम देने पड़े। एंड तीसरी चीज आई वुड से कि अगर मान लीजिए लेट्स से एल्डरली पेशेंट्स हैं, किसी को डायबिटीज हाइपरटेंशन है, तो अपने वेटिंग पीरियड्स को आप कम करने का ऑप्शन आ गया है काफी सारी पॉलिसीज में। जहां पहले आपको मैंडेटरी था कि भाई आपको 4 साल का वेटिंग पीरियड सर्व करना था, तभी आप उससे रिलेटेड क्लेम ले सकते थे। अब उस 4 साल को आप कम करके मतलब डे 1 भी कर सकते हैं। तो कई सारे प्लान्स अब एक तरीके से मैं आप कहूंगा कि पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आ गए हैं, जहां अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आप प्लान्स को या तो उनमें फीचर्स ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली चाहिए तो आप फीचर्स हटा के उसमें प्रीमियम में डिस्काउंट भी पा सकते हैं। सो आई थिंक ये 3-4 मेजर चीजें हैं जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं। सबसे पहले तो आज ही खरीदें, मतलब उसको डिले ना करें, वेट ना करें कि जब मैं लेट्स से 40s में आऊंगा या 50s में आऊंगा तब मैं हेल्थ इंश्योरेंस खरीदूंगा। उसको आज ही खरीदें। आई थिंक कवरेज एडिक्वेट रखें, और अगर ऑलरेडी किसी को बीमारी है तो वेटिंग पीरियड्स का जरूर ध्यान रखें जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं। आप अपनी तरफ से अगर कुछ ऐड करना चाहें?
नहीं, आई थिंक कपिल जी, मैं बस इतना ही ऐड करना चाहूंगा। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो आई थिंक बेटर यही होता है कि अगर मैं ना यूज करूं उतना मेरे लिए बेटर है, क्योंकि यूज करने का मतलब है कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस मतलब बेसिकली हॉस्पिटलाइज हो रहा हूं। सो आई थिंक अच्छी बात यह है कि अब नाउ जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि बेसिकली काफी मॉड्यूलर प्लान्स आ गए हैं मार्केट में, जो कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, हर तरह के कस्टमर को सूट कर सकते हैं। अप टू 99 ईयर्स ऑफ एज के कस्टमर्स को भी हेल्थ इंश्योरेंस अब मिल सकता है। पहले ये टिपिकली ऐसा होता था कि सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा दिक्कत होती थी हेल्थ इंश्योरेंस मिलने में, बट अब बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जहाँ पे अप टू 99 ईयर्स ऑफ एज के अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो आपको वो मिल सकता है। एंड अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें कोई हेल्थ चेकअप की जरूरत नहीं है, तो पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 99.9% केसेस में विदाउट एनी हेल्थ चेकअप भी आपका प्लान हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जो भी प्लान ले रहे हैं, जरूर ध्यान रखें कि उसमें कोई सब लिमिट्स ना हो, या हो तो बहुत कम से कम हो। सब लिमिट से मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई रूम रेंट की कैपिंग ना हो कि भाई खाली 5,000 रुपए का रूम रेंट ले सकता हूँ या नहीं। ट्राई करें कि आपको ऐसे प्लान्स लें जहां पे आपको इस तरह की कैपिंग, इस तरह की लिमिट्स ना हो या कम से कम हो, ताकि आपको जब क्लेम के समय जाना पड़े तो आप अपनी चॉइस के किसी भी हॉस्पिटल में अपनी चॉइस के किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा सके, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हम स्वस्थ और फिट एंड फाइन